तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ट्यूशन प्रॉपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। और इसमें हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। और इन प्रश्नों को हल करने के साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इन वृत्तों को हल करने के लिए हम जिस फार्मूले का उपयोग करते हैं उस फार्मूले को कहाँ से हम सिद्ध करते हैं और कैसे वो आता है, उसको हम जानने के लिए हमने यहाँ पर दो वृत्त बना लिया है कागज़ का। और इससे हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से उसका हम परिमाप यानी परिधि निकाल सकते हैं और उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं और कैसे उसका फॉर्मूला यहाँ पर आता है। तो इस फॉर्मूले को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आज शुरू करते हैं आज का प्रश्नावली 13.1 के पहले प्रश्न को और देखते हैं यह किस तरह से हल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला प्रश्न कह रहा है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के मैदान का माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर आकृति दिया गया है और यह कहा गया है कि एक जो है आयताकार है और एक क्या है, एक वर्गाकार है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्गाकार हो गया और यह आयताकार हो गया। और इनका देखना है कि क्या इनका जो परिमाप है यह समान है। अगर परिमाप समान है तो क्या इसका क्षेत्रफल भी समान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर समान नहीं है, कम और ज़्यादा है, तो किसका अधिक है वही आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमने इसको हल करने के लिए एक हमने फिगर बना लिया है और इसको हम अब सूत्र पर अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है कि मैदान का परिमाप हम पहले निकाल लेते हैं किसका। तो ये जो दिया गया है वर्गाकार, इसका हम पहले इसका परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आकृति 1 या लिखेंगे हम मैदान ए, ठीक ना। मैदान ए का परिमाप हम लिखते हैं मैदान ए का परिमाप। और आपको पता ही है परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है आपका, यह जो वर्ग है तो इस वर्ग का हम क्या करेंगे, वर्ग का क्या होता है आपका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है 4 इंटू भुजा। हमने यहाँ पर 4 इंटू भुजा लिख लिया और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो 4 यहाँ लिख दिया और भुजा क्या है, भुजा सभी का क्या है 80 मीटर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 80 मीटर। और जब हम इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है आपका 8 चौके 32, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं 320 मीटर। इसका क्या निकल गया, इसका परिमाप निकल गया। अब हम देखते हैं इस आयताकार इस मैदान का हम इसका परिमाप निकालते हैं। तो लिखते हैं मैदान बी का परिमाप, इसका बी का परिमाप। और बी का परिमाप यह किस तरह का है, यह एक आयत है। और आयत का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई। क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 हो गया। और लंबाई इसमें दिया हुआ है 100, तो हम लिखते हैं 100। और प्लस चौड़ाई क्या है 60 है, तो हम यहाँ 60 लिख लेते हैं। और अब जब इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखते हैं। और 100 और 60 को हम जब जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह 160 हो जाएगा। और 160 में जब 2 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या आता है आपका 320 मीटर ही आता है। यानी दोनों का परिमाप क्या हो गया, समान हो गया। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना आता है और कौन अधिक है और कौन कम है। आपको इसमें बताना है कि जिसका क्षेत्रफल अधिक है उसी को बताना है। तो हम यहाँ पर निकालना शुरू करते हैं मैदान ए का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं हम मैदान ए का क्षेत्रफल, ए का क्षेत्रफल। वर्गाकार एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 80 दिया हुआ है, हम लिखते हैं 80 का स्क्वायर। और 80 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 64 और डबल जीरो बैठा देते हैं। ये हो गया आपका 6400 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया आपका। अब हम मैदान बी का देखते हैं इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा और कितना आएगा। तो लिखते हैं मैदान बी का क्षेत्रफल, बी का क्षेत्रफल ये आपका क्या है, यह एक आयताकार आकार का है मैदान, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 100 दिया है, हम यहाँ पर 100 लिखते हैं। चौड़ाई दिया हुआ है 60 आपका, तो हम यहाँ पर 60 लिखते हैं। और 60 में जब हम
100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 लिखने के बाद 2 क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी 6000 मीटर स्क्वायर हो गया, 6000 मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर किसका यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है, तो चित्र जो है आपका जो मैदान है ए, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः मैदान ए का क्षेत्रफल क्या है, ए का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। यहाँ पर लिखते हैं अधिक है। ये आपका क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकल गया और हमने बता दिया कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यानी यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है इसी तरह का उसके पास प्लॉट है, ये बड़ा सा प्लॉट उसके पास है। और कहा गया है कि वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है, यानी ये जो प्लॉट है इसके बीच में यह एक घर बनाना चाहती है जो आपका वाइट कलर का दिया हुआ है और यहाँ घर लिखा हुआ है, यही क्या है, एक वर्गाकार है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है। और कह रहा है कि घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्लॉट हो गया किसका, तो विमला का। इस प्लॉट के बीच में यह घर बनवा रही है और जब घर बन जाएगा तो यह एरिया क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो इसको फुलवारी कहाँ लगाना है, ये जो पीला हुआ भाग है इसी पीले भाग में उसको फुलवारी लगाना है, यानी इस पूरे प्लॉट में से इस घर के एरिया को क्या करना है, कम कर देना है, यानी घटा देना है। तो हम इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर एक प्लॉट है बड़ा सा और इस प्लॉट के बीच में उसने अपना एक घर बनवा लिया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे प्लॉट में से इस घर के एरिया को हम कम कर लेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पर बताया नहीं गया है, इस प्लॉट के माध्यम से बताया गया है कि किसका क्या लंबाई और क्या चौड़ाई है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 60 मीटर, यहाँ दिया हुआ है 80 मीटर की फुलवारी का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फुलवारी का क्षेत्रफल किसका, तो फुलवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, प्लॉट का किसका, प्लॉट का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, घर का क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं पहले प्लॉट का क्षेत्रफल। तो प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ 60 लिखा हुआ है, यानी इसकी जो चौड़ाई है यह 60 है और इसकी जो लंबाई है यह 80 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, 60 और 80 में गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं 60 और गुणे 80 और माइनस करते हैं किसको, तो घर का क्षेत्रफल। घर का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं यह एक वर्गाकार है और इसका एक भुजा क्या है, 40 मीटर का है। तो यह हो जाएगा हमारा 40 × 40, ठीक ना। तो यह हो जाएगा आपका 40 × 40। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो 8 × 48 क्या हो जाएगा, 48 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डबल 0 बैठा देंगे, इसका निकल गया। 4 चौके 16, हम यहाँ पर लिखते हैं 16 और डबल 0 बैठा देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल गया। और जैसे इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 घटाते हैं, 2 0 बैठा दिया हमने, 0 0 आएगा। 8 में से 6 गया, 2 आ गया। यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 3 हो गया। यानी इतना वर्ग मीटर क्या हो रहा है, इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया किसका, तो यह फुलवारी का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। अब कहा गया है कि 1 वर्ग मीटर का यहाँ पर 40 रुपया लग रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका खर्च क्या हो जाएगा फुलवारी लगाने का, इसमें हम गुणा कर देंगे 40 से, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फुलवारी लगाने का खर्च किसका, तो फुलवारी लगाने का खर्च, ठीक ना। खर्च क्या हो जाएगा, हम निकालते हैं, इतना दूरी है यानी इतना यह क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल में हम गुणा कर देंगे 40 से, क्योंकि 40 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर लग रहा है, इसलिए हम इसको इससे गुणा कर रहे हैं। और जब इससे हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1,28,000 यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका रकम आ रहा है, यानी इसका खर्च आ रहा है। तो और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है,
यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी। और यहाँ पर कहा गया है कि कच्चा चित्र बनाकर हल करें। तो हमने यहाँ पर एक कच्चा चित्र बना लिया है और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि एक आंगन है और इस आंगन की जो लंबाई है वह 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वह 15 मीटर है और जो इसमें ईंट लगने वाला है उसकी जो लंबाई चौड़ाई दी गई है वह 80 और 25 सेंटीमीटर है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर यह मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके यूनिट को हम सेम कर लेंगे क्योंकि यहाँ जो सेंटीमीटर में दिया है इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम ईंटा बिछाएंगे अब तो इस तरह से कुछ ईंटा बिछेगा, कितना इसमें ईंट लगेगा उस ईंटों की संख्या को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इस आंगन की क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और फिर हम ज्ञात करेंगे कि इस ईंट की क्या है इसका क्षेत्रफल और फिर हम उसको भाग लगाएंगे तो निकल जाएगा। आंगन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई और फिर हम इसको गुणा करते हैं 20 मीटर और गुणा 15 मीटर। तो 20 मीटर में गुणा करना है किससे, 15 मीटर से। अब यहाँ देखिए ये जो है मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणा 100 गुणा में फिर ये 15 हो जाएगा और 15 के साथ फिर हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे क्योंकि यह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 से दोनों में गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2000 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1500। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, हम यहाँ पर क्या करते हैं 5 जीरो यहाँ पर हम बैठा लेते हैं। 15 दूना 30, हम यहाँ पर लिखते हैं 30 और ये क्या हो गया, यह आंगन का क्षेत्रफल हो गया और यह किस में निकला, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला। अब हम क्या करते हैं ईंट की क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर ईंट का क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे कैसे, लंबाई और गुणा में चौड़ाई करेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लंबाई क्या है, लंबाई था आपका 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या था 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखते हैं 80 गुणा 25। जब हम 25 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा और यह एक जीरो बिठा देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2000। यह क्या हो गया आपका 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, तो आंगन में लगने वाले ईंटों की कुल संख्या कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आंगन में लगने वाले या लगने वाली ईंटों की संख्या और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आंगन के क्षेत्रफल में हम ईंट की क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर आंगन, हम यहाँ लिख लेते हैं आंगन का क्षेत्रफल बटा में किसका हो जाएगा, ईंट का क्षेत्रफल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो है, हम यहाँ पर 6 जीरो बैठाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 3 बैठा देते हैं और यहाँ पर क्या है 2000 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2000। तो यह 3 जीरो से यह 3 जीरो कट गया, 2 से कटाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका जो है आपका 30 है तो 15 बार में गया और यह को जीरो बच गया आपका, 2 जीरो बच गया, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लिखते हैं और यह क्या निकल के आया आपका, यह निकल गया आपका 1500 ईंटों की संख्या। तो 1500 हो गया आपका ईंट, ठीक ना, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका चित्र बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो खेत की जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, खेत की जो लगभग क्या है, ये इसका जो हम कच्चा चित्र बनाते हैं वो लगभग इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर कहा गया है इसकी जो ऊंचाई है, इसकी क्या है, इसकी जो ऊंचाई है यह जो है
आपका क्या है, यह 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्या है इसका, खेत का क्षेत्रफल, लिखते हैं खेत का क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग मीटर है, 600 वर्ग मीटर है। अब यहाँ ऊंचाई बता दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं ऊंचाई, क्या ऊंचाई क्या है इसका, तो ऊंचाई है इसका 60 मीटर, क्या है 60 मीटर। और हमको यह पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका आधार क्या होगा, तो हमको आधार ज्ञात करना है, यानी इसको हमको ज्ञात करना है यहाँ पर क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका फॉर्मूला कि त्रिभुजाकार जो खेत है उसका क्या होता है फॉर्मूला, उसको निकालने का, उसका क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं कि खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यह आपका क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है खेत का क्षेत्रफल और यहाँ आपको दिया हुआ है कि 600, तो इसके जगह पर हम लिखते हैं यहाँ पर 600 बराबर 1/2 और आधार जो है हमको पता नहीं है, हम यहाँ पर लिखते हैं आधार, आधार को आधार ही रहने देते हैं। और ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इस 60 से इस 600 को कटाएंगे तो यह कितना बार में कट जाएगा, यह 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ गुणा में 2 है, हम साइड चेंज करेंगे यानी उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आधार, क्या लिखते हैं, आधार बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर यानी 20। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार जो है 20 मीटर इसका आधार हो गया और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। वीडियो के हमने शुरुआत में ही बताया था कि वृत्त की जो परिधि और क्षेत्रफल जो निकाला जाता है जिस फॉर्मूले के आधार पर, उस फॉर्मूले को हम कहाँ से लाते हैं और कैसे लाते हैं उसका हम डिटेल पूरा यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर तो हमने कागज़ का टुकड़ा ले लिया है और वृत्त इसका बना लिया है और इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे इसके फॉर्मूले को किस प्रकार से इसका हम परिधि निकालते हैं और किस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। जब हम बात करते हैं एक वृत्त का, तो वृत्त को जब हम इस तरह से जब हम इसको बनाते हैं एक छोटा सा, और इसके जो किनारे की जो लंबाई है, यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ इसको नापना शुरू किया, नापते नापते यहाँ तक गए, इसकी कुछ लंबाई निकली, उसको हम क्या करते हैं ऊपर लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, इसको परिधि लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर परिधि, इसको हम कहते हैं परिधि। और यहाँ से इसका क्या होता है, एक केंद्र होता है और केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है, दोनों तरफ प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है, उसको हम कहते हैं व्यास। व्यास, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं व्यास, व्यास लिखते हैं। और आपको पता है कि व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है आपका 2r, यानी 2 त्रिज्या, क्या होता है, त्रिज्या, 2 त्रिज्या होता है। या इसको हम लिख सकते हैं 2r, त्रिज्या नहीं रेडियस, हम यहाँ पर लिखते हैं 2r लिख लेते हैं। और d, अब यहाँ पर व्यास को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, यानी इसको हम डिनोट करते हैं d से। तो d बराबर क्या आ गया, 2r आ गया। अब हम देखिए जब इसकी लंबाई जो इसकी परिधि है, इस परिधि में जब हम इससे भाग लगाते हैं तो हमको निकल करके आता है 22/7। क्या आता है, 22/7 आता है। अब थोड़ा सा हम इसका एनालाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया और इस वृत्त में यह जो रेडियस है, यह रेडियस हम 7 मीटर लेते हैं और 7 मीटर लेने के बाद इसका जो परिधि हम निकालें उसका क्या निकला, उसका परिधि आया आपका 44। क्या आ गया, आपका 44 आ गया। और यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। अगर हमने इसको बढ़ाकर यहाँ तक कर दिया तो ये क्या हो गया, आपका व्यास हो गया, यानी d हो गया। तो यह d क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इधर 7 है तो यहाँ से इधर भी 7 हो गया, यानी 7 7 क्या हो गया, 14 हो गया। जब इसको हम कटाते हैं तो क्या आ जाता है आपका 22/7 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस वृत्त का दोगुना लेते हैं। दोगुना करने का मतलब क्या हो गया, इसका जो यह जो त्रिज्या था इसको हम 14 ले लेते हैं। जैसे हम 14 लेते हैं वैसे इसका जो परिधि है वह निकल कर के आता है 88। क्या आता है, 88। अब हम क्या करें, इसको जब हम 88 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अब डायमीटर से उसको भाग लगाते हैं। डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होगा, तो ये हो गया 14 और इधर हो गया 14, तो 14 14 कितना हो गया, 28 हो गया। हम यहाँ पर लिखते हैं 28 और जब इसको कटाते हैं तो आता है क्या, 22/7। अब देखिए हर बार क्या हो रहा है कि जब इसके परिधि में इसके व्यास से भाग लगाते हैं, फिर इसके परिधि में इसके व्यास से हमने भाग लगाया, तो अंततः हमको यहाँ पर 22/7 निकल कर के आ गया।
तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, जब उसकी परिधि में हम व्यास से भाग लगाते हैं तो अंततः हमको 22/7 ही मिलता है। परिधि को कहते हैं अंग्रेजी में सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं। गूगल हिंदी ट्रांसलेटर पर जब हमने सरकमफेरेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया तो हमको परिधि निकल कर आया। जब इसको हमने एक ग्रीक भाषा में यानी ग्रीक लैंग्वेज में जब उसको हमने चेंज किया तो इसका सबसे पहला लेटर जो है वह निकल के आया पाई, कि यहाँ पर 22/7 है, इसके जगह पर हम पाई लिख लेते हैं। अभी हमने जाना कि परिधि क्या होता है? परिधि बटा व्यास क्या होता है? परिधि बटा व्यास बराबर होता है आपका 22/7, और 22/7 के जगह पर हम क्या लिख लें? पाई लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं, अब 22/7 को हटाते हैं, पाई को लिख लेते हैं। परिधि हम लिखते हैं परिधि, यहाँ पर लिखते हैं परिधि, और व्यास जो लिखा हुआ है व्यास होगा, यह व्यास जो लिखा हुआ है व्यास के जगह पर हम लिख सकते हैं 2r। क्या लिख सकते हैं? 2r, क्योंकि अभी हमने जाना यहाँ पर कि d बराबर 2r होता है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? d लिखें या इसको हम लिख दें 2r लिख दें। तो हमने यहाँ पर 2r लिख लिया, और ये जो 22/7 है इसके जगह पर हम पाई लिख लेते हैं, पाई हो गया। अब इसका हम साइड चेंज करते हैं, किसका? 2r का। 2r को उधर जब भेजते हैं तो हमको निकल करके आता है परिधि बराबर 2πr। तो आपका यह क्या निकल गया? परिधि का फॉर्मूला निकल गया। तो ये एक क्या हो गया? आपका फॉर्मूला हो गया, किसका? तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और फिर हम इसका सवाल बनाएंगे। इस प्रश्नावली में क्षेत्रफल से संबंधित कोई प्रश्न दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके जड़ तक जाने का बात किए हैं तो जड़ तक जाएंगे ही जाएंगे। इस वृत्त को हम क्या करते हैं? इसको हम छोटे छोटे भागों में काट लेते हैं, और काट कर सके तब आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। हमने यहाँ पर वृत्त को क्या किया? कुछ इस प्रकार से काट लिया। अब इसको हम क्या करते हैं? सजाते हैं, और किस तरह से सजाते हैं उसको देख लेते हैं। हमने क्या किया? एक पार्ट को लिया और इस तरह से रखा, दूसरे पार्ट को लिया, इसको हमने पलट के रख दिया यहाँ पे, और इस तरह से हम क्या करते हैं? सभी को सजा लेते हैं धीरे धीरे। हमने इस वृत्त को इस प्रकार से काटा और सबको सजा दिया। अब यह हमको यहाँ पर मिल गया किस तरह का? एक आयताकार आकृति का। यहाँ पर देख रहे होंगे थोड़ा सा क्या है, इस तरह से कुछ कर्व दिखाई दे रहा है, वो ऊपर से भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कुछ गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसको हम और महीन से काटेंगे ना, इतना महीन काटेंगे कि यह जो गैप है वह खत्म हो जाए, ये जो कर्व दिख रहा है वह कर्व जो है वह दिखेगा नहीं, और यहाँ जो गैप है वह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उतना काट करके जब हम सजाएंगे तो इस प्रकार से हम सजा नहीं पाएंगे। तो हमने आपको समझाने के लिए बस बताया कि इसको जब हम महीन महीन काट करके जब इसको सजाएंगे इस तरह से तो हमको एक आयताकार आकृति का दिखने को मिलेगा। अब हम क्या करते हैं? ये जो आयताकार आकृति का हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इस तरह से खींच दे लाइन, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगा? एक आयताकार हो जाएगा। और आयताकार का जो फार्मूला होता है वो आपको पता ही है, क्या होता है? आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर यह जो वृत्त था, इस वृत्त का यह क्या है? परिधि है। परिधि का फार्मूला अभी हमने निकाला कि 2πr। क्या निकाला था हमने? 2πr निकाला था। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी टोटल इसके चारों तरफ क्या था? 2πr था। और इसी को जब हमने इस तरह से काटा और जब बिछाया तो इसका जो बाहरी भाग है कुछ इधर आया और कुछ इधर आया, यानी ये दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। जब हम इसको दो भागों में बांटते हैं तो हमको क्या निकल के आता है? πr निकलता है, यानी ऊपर का जो हिस्सा है वह क्या हो गया? πr हो गया। और ये जो है यानी यहाँ जो था ये वाला, यहाँ से यहाँ अगर हम इधर लाइन खींचते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? r कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से यहाँ खींचते हैं तो r कहते हैं। तो ये क्या हो गया? r हो गया। और जब हमने इस तरह से इसको काटा तो यही तो इसकी क्या है? इसकी ऊंचाई या कहें हम इसकी चौड़ाई है। तो ये जो है यह r है, यहाँ पर πr और यहाँ पर r। तो ये क्या हो गया? आपका लंबाई, और ये हो गया आपका चौड़ाई। तो हम यहाँ पर लंबाई और गुणा चौड़ाई, तो हमको निकल के आया लंबाई जो है πr है
और इसकी जो चौड़ाई निकल के आया यह r आया। जब हम इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है पाई r स्क्वायर आता है। और यही क्या हो गया आपका एक वृत्त का क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने सवाल पर और उसको हल करते हैं। लेकिन हमने शुरू में ही बताया कि वृत्त की जो क्षेत्रफल है इससे संबंधित इस प्रश्नावली में कोई भी प्रश्न नहीं है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वह परिधि के आधार पर दिया गया है। हमने कहा कि जब हम वृत्त पर आ ही गए हैं तो इसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका निचोड़ निकालेंगे। अब हम चलते हैं सवाल पर। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, यानी सरकमफेरेंस, यानी सी बराबर क्या होता है 2 पाई r, जहाँ r क्या है एक वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर कहा गया है कि एक धावक है और यहाँ पर 3 आकृति दिया गया है, उसको सबसे कम दूरी तय करना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करें, वह चाहता है कि कम से कम ही दूरी तय करें। तो यह आकृति दिया गया है और आकृति के माध्यम से बताया गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई या इसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या इस प्रकार से दिया गया है और आपको इस पर चक्कर लगाना है। तो सबसे कम कौन सा है, जो इन तीनों आकृतियों में सबसे कम चक्कर लगाने वाली आकृति हमको दिखाई देगी उसी को हमको क्या करना है, फाइंड करके बताना है। यही आपका आंसर होगा। इसी पर धावक चाहेगा कि हम क्या करें कि उस पर हम चक्कर लगाएं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबका हम निकालना शुरू करते हैं कि किसकी परिधि या कहें बाहर अगर हम दौड़ लगाते हैं तो इसकी दूरी कितनी होगी। अब हम बारी बारी से सबको हम डिटेल निकालते हैं। अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, सबकी हम दूरी निकालते हैं कि अगर कोई धावक यहाँ से चलना शुरू करे तो इसकी क्या दूरी होगी। अगर कोई धावक इस आकृति पर यहाँ से चलना शुरू करे, इस पर चलता हुआ या दौड़ता हुआ आए तो यहाँ पर आने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है। फिर इसका हम निकाल लेंगे कि यहाँ से कोई धावक अपना दौड़ना शुरू करता है और यहाँ आने में कितना दूरी तय करता है। उसके बाद आपको बताना है कि इन तीनों आकृतियों में सबसे कम दूरी किसका है। तो हम देख लेते हैं। पहला कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन का पहला कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर हम बना लेते हैं और यहाँ दिया हुआ है 42 मीटर, 42 मीटर दिया है। अब देखिए हमने अभी जाना कि एक वृत्त की जो परिधि होती है बाहर की, वह क्या होता है, वह 2 पाई r होता है। तो यह वृत्त नहीं क्या है, यह अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में क्या होता है कि अगर हम उसको 2 पाई r को 2 से भाग लगाएं तो हमको यह बाहर का हिस्सा निकल कर आएगा, लेकिन यह नहीं निकल कर आएगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको भी उसमें जोड़ना होगा। तो देखिए इसका अगर हम केंद्र देखें तो केंद्र यहाँ पर होगा। तो जब 42 है तो इधर क्या हो जाएगा 21 और यहाँ पर 21 हो जाएगा, यानी r हमको क्या निकल कर आया या तो यहाँ पर क्या होगा, d जो है 42 है, इसलिए r क्या हो जाएगा, r जो है यहाँ पर हो जाएगा 42/2, यानी आपका हो जाएगा 21। तो हम अब क्या करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई r/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इसमें जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं कितना, तो 42 जोड़ लेते हैं और यहाँ पर 2 से 2 कट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पाई की जगह पर हो जाएगा आपका 22/7, लिखते हैं 22/7। और यहाँ पर r है, r क्या है, r आपका 21 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 21 और प्लस 42 लिख लेते हैं। इसको जब हम इसको काटते हैं तो 7 का 3 बार में कट गया और 22 को 3 से गुणा करते हैं। 22 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 42। अब हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है आपका, यह हो जाता है 108 मीटर। क्या निकला, 108 मीटर दूरी निकल रहा है इसका। अब हम दूसरे नंबर चित्र को देख लेते हैं। दूसरा नंबर चित्र क्या है, दूसरा नंबर चित्र जो है वह कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अर्धवृत्त दिया हुआ है और अर्धवृत्त देने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ इस प्रकार से त्रिभुज जैसा दे दिया है और यहाँ पर बताया है ये जो है आपका 14 है, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 मीटर है। तो जब यहाँ से यहाँ यह 14 मीटर है तो इसका मतलब हुआ यह क्या है आपका 7 है और यहाँ भी 7 है। तो यहाँ पर हमको इस अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकालते हैं और इस 14 को और इस 14 को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई r/2, ये ठीक ना, क्योंकि यह अर्धवृत्त है इसलिए हम 2 से भाग लगा रहे हैं। और इस 14 को और इस 14 को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। 14 और 14 क्या हो गया आपका 28 हो गया। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 28। इस 2 से इस 2 को हमने काट दिया और यहाँ पर पाई की जगह पर लिखते हैं 22/7,
यहाँ आर, यहाँ देखिए आर क्या है, यहाँ आर 7 है तो हम लिखते हैं यहाँ पर 7 और जोड़ यहाँ पर 28 लिखते हैं। तो यह 7 से 7 कट गया और 22 और 28 कितना हो गया आपका, देखिए तो 8 2 10 हो गया और 4 2 और 2 4 और 1 हासिल इसमें का 5, यानी यह क्या हो गया 50 मीटर हो गया। उसके बाद एक वृत्त लेते हैं, लास्ट में दिया हुआ है वृत्त, हम यहाँ पर वृत्त बनाते हैं और वृत्त की जो यहाँ पर इसका त्रिज्या दिया गया है यह 14 मीटर दिया है। अब इसको हम देखते हैं तो इसका आपको पता ही है किसी वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो इसका परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। अब 2 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, आर क्या है 14 है, हम यहाँ पर 14 लिख लेते हैं। इससे इसको हमने काटा, 2 बार में कटा। अब जब इसको हमने गुणा किया तो क्या आ गया आपका, यह आ गया आपका 88, क्या आ गया 88 मीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला चित्र था उसका निकल के आया हमको 108 मीटर, सेकेंड वाला चित्र में हमको 50 मीटर आया और थर्ड वाले चित्र में हमको क्या आया 88 मीटर आया। किसी धावक को सबसे कम दौड़ना है तो कौन सा चित्र पर दौड़ेगा, तो इस चित्र पर दौड़ेगा और यह चित्र जो है यह क्या है बी नंबर चित्र है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए आकृति बी पर चक्कर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी सवाल के साथ हमारा प्रश्नावली जो है यह 13.1 समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे 13.2 के प्रश्नों को। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा जो अगला वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।